नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर स्वागत करता हूं आपका मनोज नागर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि अपन क्लास को आगे बढ़ा रहे थे और अपन ने इसके पहले दो लेक्चर में बात करी थी ऋणायन की और धनायन की। ऋणायन और धनायन से किस प्रकार यौगिकों का निर्माण होता है, यह भी अपन ने इसके पहले वाले टॉपिक में दोस्तों बात की थी। उसी लेक्चर को अपन आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं, अर्थात कुछ यौगिक निर्माण के बारे में जो अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में काम आने वाले हैं। जैसे दोस्तों मैं आपसे बात करूं पहले नंबर पे बेरियम सल्फेट, दूसरे नंबर पे मैं बात करूं दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरे नंबर पे बात करें दोस्तों अपन फेरस ऑक्साइड, चौथे नंबर पे बात करें दोस्तों फेरिक ऑक्साइड, पांचवें नंबर पे बात करें दोस्तों अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और छठवें नंबर पे बात करें दोस्तों अपन आयरन ऑक्साइड। जिस प्रकार के यौगिक दोस्तों अपने पाठ के अंदर काम आएंगे उसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने यहां पर लिख रखे हैं। अब ऐसे उदाहरणों में दोस्तों क्या होगा कि आपको नियम तो ध्यान रखने पड़ेंगे, नियम से अपन यौगिकों का निर्माण अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे आएंगे जो अपने उदाहरणों में डाउट पैदा कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला उदाहरण है बेरियम सल्फेट का। अब नियम के मुताबिक अगर अपन चले तो अपनी पहली लाइन क्या थी दोस्तों कि सर्वप्रथम धनायन को लिखते हैं तथा बाद में ऋणायन को लिखते हैं। तो यहाँ पर बेरियम क्या हो जाएगा दोस्तों धनायन और सल्फेट क्या हो जाएगा ऋणायन। बेरियम को लिखते हैं Ba+2 से और सल्फेट को लिखते हैं SO4-2 से। पहली बात दोस्तों अपने खत्म हो चुकी है। दूसरी बात क्या है दोस्तों अपनी कि बेरियम के ऊपर आता है +2 और SO4 के ऊपर आता है -2। दूसरी स्टेप ये थी दोस्तों कि तत्व को इनको वापस वैसा का वैसा लिख देते हैं, संख्या को वापस वैसा लिखना होता है लेकिन चिन्ह वहां से हटाना होता है। जैसे Ba के ऊपर प्लस के 2 है तो प्लस का चिन्ह हट जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। SO4 के ऊपर से 2 हट जाए, चिन्ह हट जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरी लाइन क्या थी कि इसकी संख्या इसके पैरों में जाती है और इसकी संख्या इसके पैरों में जाती है, अर्थात आमने सामने पैरों में भेजना होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने चौथी बात आपको और बताई थी कि यदि चाहे वो धनायन वाला पॉइंट हो चाहे वो ऋणायन वाला पॉइंट हो, अगर उसमें तत्वों की संख्या 1 से अधिक है तो फिर आपको छोटे कोष्ठक का उपयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर SO4 है दोस्तों, इसमें 1 से ज्यादा तत्व है तो आपको Ba के पैरों में तो 2 लिखना होता है, किंतु SO4 के पैरों में कोष्ठक लगा करके अपन 2 लिखते हैं। अब दोस्तों अगली स्टेप क्या हो जाएगी कि कुछ उदाहरण ऐसे भी आएंगे जिसमें इन दोनों संख्याओं को आपको समान देखने को मिलेगा। यदि किसी उदाहरणों में दोनों संख्याएं आपको समान देखने को मिले तो आप इन दोनों संख्याओं को यहां से हटा सकते हैं, और जब ये यहां से हट जाएगी तो कोष्ठक यहां से हट जाएगा क्योंकि संख्या बचेगी नहीं। तो फिर आप यहां पर लिख दोगे BaSO4। अगर आप इसे यहां पर ना करना चाहें तो आप इस चीज को यहां पर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरे उदाहरण प्रैक्टिस में समझ में आ गए हो, पूरी प्रैक्टिस हो गई हो, तो आप यही इसे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जब अपन चिन्हों को हटाएंगे तो अगर आपको दोनों संख्याएं सेम दिख रही हो, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो, तो आप इन दोनों को यहां से हटा सकते हैं, तो BaSO4 बन जाएगा। ये पहला उदाहरण। दूसरा दोस्तों मैं आपसे कहूं फेरस ऑक्साइड। अब फेरस ऑक्साइड के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले अपने को इसमें धनायन और ऋणायन दोनों को सेलेक्ट करना होता है। नाम के पीछे आइड या एट शब्द आता है वो हमेशा ऋणायन होता है और आगे वाला हमेशा धनायन। अब फेरस शब्द दोस्तों आयरन का है, किंतु आयरन के ऊपर 2 प्रकार के आवेश आते हैं, +2b और +3b।
तो यहां पर अस शब्द आ रहा है, इसका मतलब यहां पर प्लस वाली संख्या कम है, तो इसके माथे पर आ जाएगा प्लस का 2। ऑक्साइड दोस्तों O के ऊपर माइनस का 2। दूसरी स्टेप क्या है कि इन दोनों के चिन्हों को यहां से हटाना है, तो Fe के माथे पर भी केवल 2 बचेगा और O के माथे पर भी 2 बचेगा। दोनों संख्याएं दोस्तों सेम सेम है, तो आप इन दोनों संख्याओं को या तो आप यहीं हटा सकते हो और Fe के पास में O लिख सकते हो, या फिर आप इसको इसके पैरों में और इसको इसके पैरों में भेजोगे, फिर उसके बाद आप इसे हटाओगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा दोस्तों, FeO बन जाएगा। तो फेरस ऑक्साइड का सूत्र क्या है दोस्तों, FeO। अगला है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड। तो जैसे फेरस में Fe+2 आता है, वैसे फेरिक में Fe+3 आ जाएगा। फेरस में Fe+2 आता है और फेरिक में Fe+3 आता है, जो अपन ने धनायन के अंदर लिखा था। ऑक्साइड दोस्तों वापस वही है, तो ऑक्साइड में O के ऊपर माइनस के 2 आ जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर दूसरी स्टेप में चिन्हों को हटाना पड़ता है, तो Fe के माथे पर से चिन्ह गायब करेंगे तो केवल 3 बचेगा, O के माथे पर से गायब करेंगे तो 2 बचेगा। किंतु संख्या यहाँ पर समान समान थी, तो आप संख्या को हटा पा रहे थे। यहाँ संख्या समान समान नहीं है, तो आप इसे हटाओगे नहीं, तो ये जाएगी इसके पैरों में और ये जाएगी इसके पैरों में। तो Fe के पैरों में आएगा 2 और O के पैरों में आएगा 3, और सूत्र क्या बन जाएगा दोस्तों, Fe2O3। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे ख्याल से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बना लेंगे। इसी प्रक्रिया से मैग्नीशियम को Mg+2 लिखना पड़ेगा और व्हाइट हाइड्रोक्साइड को OH- लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन सा है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड। अब सर आयरन ऑक्साइड में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इन नामों के उदाहरण भी अपन इसकी तरह ही बनाएंगे, तो इनकी तरह ही इसका भी उदाहरण आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑक्साइड का नाम आते पहले तो आप O के ऊपर -2 लिख दोगे, किंतु आयरन को अपन लिखते हैं Fe से, लोहे को। अब आयरन को Fe से लिखते हैं, किंतु दिक्कत क्या ये पैदा हो गई कि Fe के ऊपर +2 भी आता है और Fe के ऊपर +3 भी आता है। अपन जब फेरस बोल रहे हैं तो +2 यूज कर रहे हैं, फेरिक बोल रहे हैं तो +3 यूज कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर आयरन शब्द लिखा हुआ है, अर्थात न तो +2 वाला नाम काम आया न +3 वाला नाम काम आया। तो ऐसी स्थिति में फिर अपने को दोस्तों क्या काम में लेना पड़ेगा, तो इस बात को आप बहुत ही गौर करके सुनिए, क्योंकि ये वर्ड अपने बहुत बार काम आने वाला है और यही बात अपनी बहुत बार काम आने वाली है। तो इसके लिए आप दोस्तों एक बात को ध्यान रखेंगे, और वो बात कौन सी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यदि किसी भी प्रश्न में धनायन के बारे में स्पष्ट जानकारी आपको न दी गई हो, अर्थात फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, आयरन सेकेंड, आयरन थर्ड, ऐसे नाम अगर बोल दिए गए हो तो आपको लिखने में समस्या न होगी। किंतु यदि ऐसे नाम आपको नहीं बोले गए हो, इस प्रकार से नाम बोले गए हो, तो ऐसे उदाहरणों को करने के लिए आपको हमेशा वह धनायन काम में लेना पड़ेगा जिसके माथे पर प्लस का 2 आता है। अगर ऐसा कुछ न बोला है तो आपको वह धनायन काम में लेना पड़ेगा जिसके ऊपर प्लस का 2 आता है। लेकिन इस शर्त में, जैसे कॉपर ऑक्साइड, तो बहुत सारे यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सर Cu के ऊपर प्लस भी आता है, Cu के ऊपर +2 भी आता है, तो अपन कौन सा वाला काम में ले। एक मैं आपसे कहूं दोस्तों लेड ऑक्साइड, एक मैं आपसे कहूं दोस्तों मरकरी ऑक्साइड। तो कुछ इस प्रकार के उदाहरणों में दोस्तों आप बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर धनायन की स्पष्ट आवेश की जानकारी नहीं मिलेगी। तो आपको अगर ऐसी कोई जानकारी न मिले तो आप अपनी तरफ से क्या लेंगे दोस्तों, +2। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट स्पेस बच रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें दोस्तों, आपके हर डाउट को दूर यहाँ पर किया जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज अपन बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो अपने 10th बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है, और उसका नाम आता है दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन।
आज अपन दोस्तों बात करने वाले हैं, एक नाम तो आता है ऑक्सीकरण का और एक नाम आता है दोस्तों अपचयन का। एक नाम तो आता है ऑक्सीकरण का और एक नाम आता है अपचयन का। दोस्तों ये टोटल 3 नाम हैं जो केमिस्ट्री के अंदर पहले पार्ट के अंदर 10वीं में बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ करके आता है, जिसमें नाम आता है ऑक्सीकरण का, अपचयन का और एक तीसरा नाम और आता है जिसे बोलते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रियाएं। किंतु जब तक आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में नहीं आएगा, आप रेडॉक्स अभिक्रिया की जानकारी नहीं दे सकते। इसीलिए अपन पहले बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये अपचयन है और ये उपचयन है, जबकि अपचयन को अवकरण के नाम से भी जाना जाता है। अपचयन का दूसरा नाम दोस्तों अवकरण और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम दोस्तों उपचयन। 10th के अंदर ये वाला शब्द काम में नहीं लिया गया है, किंतु ये वाला शब्द बहुत बार काम में लिया गया है, तो ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कराया जाएगा। इसीलिए आप हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि यदि नाम सही तरीके से ले रखा है तो इसका मतलब वह मेन टॉपिक का नाम है, किंतु यदि आपको नाम बिगड़ा हुआ मिले, जैसे ऑक्सीकरण से अवकरण, अपचयन से उपचयन, ऐसा कोई आपको बिगड़ा हुआ नाम मिले, इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह किसी टॉपिक का दूसरा नाम है। आप ये न सोचे कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है या लिखने वाले ने गलत छाप दिया है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम है अवकरण। ऑक्सीकरण को दोस्तों इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं और अपचयन को इंग्लिश में दोस्तों रिडक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। और यहां से RED और यहां से OX, तो REDOX दोनों की स्पेलिंग को मिलाने पर बनता है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर अपने को इन दोनों पॉइंटों को साथ में आंसर के रूप में दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको शब्द समझ में आ गए होंगे। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम है अवकरण। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण की स्पेलिंग है और रिडक्शन अपचयन की स्पेलिंग है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि इन सवालों के जवाब आप अभिक्रिया में कैसे ढूंढेंगे। तो आपको दोनों एक साथ नहीं पढ़ने हैं, दोनों मैंने एक साथ जानबूझ करके इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि आपको एक समझ में आया और आपको दूसरा उसके अकॉर्डिंग ही समझ में आ जाएगा। तो आपको या तो ये याद रखना है या आपको ये याद रखना है, लेकिन दोनों एक साथ याद नहीं रखने हैं, क्योंकि आपको जितनी कम मेहनत में ज्यादा चीजें याद रह सके आपको उस प्रकार तैयारी करनी है। तो अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में कि आप किन किन चीजों को देख करके अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या अपचयन बता पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों इसमें आता है ऑक्सीजन का योग होना। योग होना कह सकते हैं दोस्तों, जुड़ना कह सकते हैं या बढ़ना कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब जुड़ेगी तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बढ़ना, ऐसा कोई बात आपको सुनने को मिले तो आप उस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ एक नाम और आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का निष्कासन। निष्कासन, निष्कासन न बोलो तो दोस्तों निकलना बोल सकते हैं, और जब कोई चीज निकलेगी तो उसकी संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का कम होना। तीसरा पॉइंट दोस्तों, धनावेश का बढ़ना। धनावेश का बढ़ना। चौथा पॉइंट दोस्तों, ऋणावेश का घटना। देखो दोस्तों, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है। एक पॉइंट ऑक्सीजन का है,
एक पॉइंट हाइड्रोजन का है और एक पॉइंट आवेश का है। अब आवेश में धनावेश का भी नाम आता है और ऋणावेश का भी नाम आता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताने के लिए अपने पास कुल कितने पॉइंट है, तो कुल पॉइंट है दोस्तों 4, जिसमें पहला पॉइंट है ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन का बढ़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी अभिक्रिया में ये पॉइंट आपको न मिले तो आप दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन का निष्कासन होना, हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का कम होना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों धनावेश का बढ़ना और चौथा पॉइंट है ऋणावेश का घटना। अगर धनावेश बढ़ेगा तो ऋणावेश कम होगा। ये चारों पॉइंट किसके हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण के। अब मैं आपको एक टॉपिक याद रखने के लिए क्यों बोल रहा था, वो सारी बात आपके अब समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने ऑक्सीकरण के चारों पॉइंट सही सही लिख दिए हैं तो आपको अपचयन के अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन चारों के चारों पॉइंटों को दोस्तों विपरीत कर देना है, उल्टा कर देना है, तो वो किसके पॉइंट बन जाएंगे, अपचयन के। चलो दोस्तों उल्टा करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट तो बन जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन का, इसमें दोस्तों योग हो रहा है तो मतलब जुड़ रहा है तो इसमें निष्कासन हो जाएगा। जुड़ने का मतलब निकलना, बढ़ने का उल्टा घटना। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का योग होना। मैंने हाइड्रोजन को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख दिया है। निकलने का उल्टा तो यहां पर हो जाएगा जुड़ना, और जुड़ेगी तो दोस्तों संख्या बढ़ेगी। इसमें धनावेश बढ़ रहा है दोस्तों तो इसमें धनावेश कम हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा दोस्तों धनावेश का घटना या कम होना, और इसमें ऋणावेश घट रहा है दोस्तों तो इसमें ऋणावेश का बढ़ना। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको चारों पॉइंट कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 4 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं, 4 पॉइंट ही ऑक्सीकरण के हैं और 4 पॉइंट ही अपचयन के हैं। ऑक्सीकरण के पॉइंट लिखो चाहे अपचयन के पॉइंट लिखो, एक के पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, उसका उल्टा करोगे तो दूसरे टॉपिक के पॉइंट आ जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं और चलता हूं काम की बात की ओर। पहली और इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बोर्ड हर साल इनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपको देता है। और ये दोनों दोस्तों ऐसे टॉपिक है जो पूरे कंपटीशन एग्जाम जिसमें साइंस आती है उसके अंदर प्लस 11th क्लास प्लस 12th क्लास हर एक के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन सीखने की सबसे बेस्ट कड़ी यहां से स्टार्ट होती है दोस्तों। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऑक्सीकरण अपचयन का आता है, दूसरा क्वेश्चन संतुलित रासायनिक समीकरण करना आता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों अलग वीडियो है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, उसमें देख सकते हैं। इसमें अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि कुल 4 पॉइंटों में से सबसे ज्यादा पॉइंट जो आपके काम आने वाला है वो आने वाला है दोस्तों ऑक्सीजन का। लगभग 90% से ज्यादा उदाहरण आंसर इससे मिल जाएंगे आपको दोस्तों। और कुछ उदाहरण ऐसे हैं दोस्तों जिसमें आपको ऑक्सीजन वाला पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपको हाइड्रोजन से काम चलाना पड़ेगा। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है दोस्तों जिसमें ये पॉइंट न लगे हो, अर्थात धनावेश और ऋणावेश वाला पॉइंट हर अभिक्रियाओं में लगता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़ करके। किंतु इनको लगाने के लिए आपको आवेशों की पूरी कंटस्ट जानकारी होना चाहिए। यदि आप आवेश में कंफ्यूज होते हैं और आपको आवेश ध्यान रखने में कठिनाई होती है तो मैं सजेशन दूंगा आप इन पॉइंटों का उपयोग न करें, क्योंकि ये गलती करवा सकते हैं। आपके लेवल पे इससे आपके हर सवाल का जवाब आ जाएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों सर इन पॉइंटों को लगा करके हम आंसर कैसे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं दोस्तों। सबसे छोटे उदाहरण से शुरुआत करते हैं, C+O2 और इसके बन गया दोस्तों CO2। कार्बन
की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई गई तो किसका निर्माण हो गया दोस्तों, CO2 का। अर्थात कोयले को जब अपन जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस बनेगी। इसे कार्बन के दहन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस अभिक्रिया को सब इसी प्रकार लिखते हैं, किंतु ये 100% सही अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि दोस्तों दैनिक जीवन का एक सीधा सा उदाहरण है, जब भी अपन कोयले को जलाते हैं तो धुआं तो निकलता है, किंतु धुआं के साथ गर्मी भी निकलती है, अर्थात गर्म होता है। तो यहाँ पर CO2 के साथ प्लस करके उष्मा भी लिखी जाएगी, तब जाकर के ये अभिक्रिया 100% सही मानी जाएगी। किंतु मेरे को ये समझाना है, इसीलिए मैं इन पॉइंटों को किस प्रकार काम में लेंगे इस हिसाब से मैंने यहाँ पर उष्मा नहीं लिखा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों अभिक्रिया में अगर आपने एक भी शब्द मिस कर दिया या एक भी शब्द छोड़ दिया तो नियम के अनुसार वो अभिक्रिया सही नहीं मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों किस पॉइंट का उपयोग अपन करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट इधर है, 4 पॉइंट इधर है। तो आप मेरी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, और उन बातों का उपयोग करके आप पूरी साइंस की, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो या 12th के आगे हो, आप इन बातों का उपयोग करके जिंदगी में कभी ऑक्सीकरण और अपक्षय में कंफ्यूज नहीं होंगे। कौन सी बातें दोस्तों, सबसे पहले अपने को यह तसल्ली रखनी है कि सर क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है, या कोई हमारे को जो प्रश्न दिया गया है क्या वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को चेक करने के लिए अपन इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए तीर का निशान होना आवश्यक है। यदि तीर का निशान नहीं आएगा तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। सर यहाँ पर तीर का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहला पॉइंट आपको रासायनिक अभिक्रिया चेक करना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये कोई नियम नहीं है, ये मेरे ही द्वारा बनाई गई लाइनें हैं, ताकि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज ना हो। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इस रासायनिक अभिक्रिया को देख करके आपको ये डिसाइड करना है दोस्तों कि पहला पॉइंट लगेगा कि दूसरा लगेगा कि तीसरा लगेगा कि चौथा लगेगा। तो दोस्तों जैसे हमने अभिक्रिया को देखा तो हमारे को इसमें तत्व नजर आए, और हमारे को इसमें 2 प्रकार के तत्व नजर आए, जिसमें एक C को कार्बन कहते हैं और O को ऑक्सीजन कहते हैं। 2 प्रकार के तत्व मेरे को इसमें मिले दोस्तों। अब ये जो आपको कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नजर आए, क्या इन दोनों में से ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो इधर लग सकता है, या इधर का कोई पॉइंट है क्या जो इधर लग सकता है। जैसे पहला पॉइंट लगाना है तो किसका होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन एक तत्व है। जैसे मैंने ऑक्सीजन को इसमें ढूंढा तो मेरे को ऑक्सीजन इसमें नजर आ गया, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O से लिखते हैं। सर ऑक्सीजन अपने को इसमें नजर आ रहा है, और अगर आपको ये दिख रहा है मतलब आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। तो सर दोस्तों मेरे को पहला पॉइंट ही मिल गया कि सर हम पहले पॉइंट को लगा करके अपना आंसर दे सकते हैं। किंतु अपन और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपसे कहूं कि अगर मैं पहला पॉइंट नहीं लगाना चाहूं, दूसरा लगाना चाहूं तो सर दूसरा पॉइंट लगाने के लिए आपके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि बिना हाइड्रोजन हम हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। किंतु जैसे अपन ने अभिक्रिया को ध्यान से देखा, इस पूरी अभिक्रिया में कहीं पर भी हाइड्रोजन का नाम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, अर्थात हाइड्रोजन नहीं है तो आप इसमें हाइड्रोजन वाला पॉइंट नहीं लगा सकते। तीसरा पॉइंट है दोस्तों धनावेश ऋणावेश का। तो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि धनावेश और ऋणावेश वाला पॉइंट आप हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपको आवेश की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। आपको ऐसा करने के लिए पहले इसको आयनों में तोड़ना पड़ेगा, धनायन में और ऋणायन में, तो आप इस पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। किंतु दोस्तों मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको जानकारी के लिए मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन आप इन पॉइंटों का उपयोग नहीं करेंगे। जब आप ऑक्सीकरण और अपचयन में पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाओगे, बड़ी क्लास में चल जाओगे, तो आप ऑटोमेटिक इसका उपयोग करना सीख जाओगे। ये अभी अपनी शुरुआत है, इसीलिए अपन इसी से काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको तीनों बातें समझ में आ गई होगी। पहली बात आपको रासायनिक अभिक्रिया चेक करनी है, दूसरी बात आपको पॉइंट चेक करना है कि चारों में से कौन सा पॉइंट लगेगा, और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कि आप जो पॉइंट लगा रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी सबकी छाती पर बैठोगे।
कहने का मतलब जो पॉइंट आप लगा रहे हो उसको छोड़ करके बाकी की छाती पर बैठोगे और बाकी की छाती पर बैठ करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाओगे। जैसे अपन ने डिसाइड किया कि सर इसमें ऑक्सीजन वाला पॉइंट लगेगा, तो ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी की छाती पर बैठेंगे। तो सर ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी तो कार्बन है, तो कार्बन की छाती पर अपने को बैठना है और कार्बन की छाती पर बैठ करके इधर से उधर जाना है। लेकिन जिसकी पे बैठे हो उधर भी उसी पर ही जाओगे। कार्बन की छाती पर बैठे हैं तो कार्बन पर ही जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने इस कार्बन को देखा तो कार्बन को तो सी से ही लिखा गया है, लेकिन कार्बन के पास बैठे हुए पड़ोसी में अंतर आ गया है। कोई यूं नहीं कहे कि सर इधर भी O है इधर भी O है, ये O है लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह है। क्या इसके सी के इधर उधर कोई O चिपक रहा है क्या? तो अपने को इसमें O नजर नहीं आएगा, किंतु जैसे अपन इधर से इधर गए तो सी के साथ O नजर आ गया। मतलब पहले O नहीं था, अब O आ गया। तो ऑक्सीजन आने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो अपन यहां पर लिखेंगे दोस्तों ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए आप इसे क्या बोल दोगे दोस्तों? ऑक्सीकरण। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीकरण। मैंने आंसर भी लिख दिया है और ऐसा क्यों बोला उसका कारण भी लिख दिया है दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों बात कुछ आपके पल्ले पड़ रही होगी। अपन अगले उदाहरण से बात करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले एक टॉपिक को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैं दूसरा उदाहरण और देता हूं दोस्तों आपके सामने, CuSO4 प्लस Fe, और इससे बन गया दोस्तों FeSO4 प्लस Cu, अर्थात कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन से कराएंगे। कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन से कराएंगे। तो इस अभिक्रिया के बारे में अपने को बात करना है दोस्तों। क्या सर इसमें ऑक्सीकरण मिल रहा है क्या? तो ऑक्सीकरण मिलने के लिए आप वापस उन्हीं बातों को फॉलो करोगे जिन बातों को मैंने अभी आपको सिखाया था। पहली शर्त क्या है दोस्तों? अभिक्रिया चेक करनी है, क्या यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो सर इसमें तीर का निशान आ रहा है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। पहली शर्त अपनी खत्म हो गई है दोस्तों। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों? इन चारों पॉइंटों में से कोई पॉइंट मिल रहा है क्या? तो सर इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नजर आ रहा है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन नजर आ रहा है तो ऑक्सीजन वाला पॉइंट लगेगा। अब ऑक्सीजन वाला पॉइंट लगेगा तो हम तीसरी स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, और तीसरी स्टेप क्या थी? ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकियों की छाती पे बैठना है। ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकियों की छाती पे बैठना है। अगर ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सल्फर है, बाकी कॉपर है। तो आपको सल्फर की भी छाती पर बैठना है और आपको कॉपर की भी छाती पर बैठना है, और छाती पे बैठते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर चलना है। आज अपन अच्छा दोस्तों, सल्फर और कॉपर तो है, लेकिन इन दोनों के अलावा इधर एक तीसरा नाम किसका आता है? आयरन का। तो अपने को एक तीसरा नाम किसका लेना है? आयरन का। तो ऑक्सीजन को छोड़ करके अपने पास कितने तत्व हैं जिनकी छाती पर अपन बैठेंगे? तो उनकी संख्या कितनी दोस्तों? 3। बारी बारी से कोशिश करते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। तो मैं पहले बैठा दोस्तों Cu की छाती पे, और इधर वाले Cu से चलता हुआ दोस्तों मैं इधर वाले Cu की तरफ गया, और जैसे ही मैं इधर से उधर गया मेरे को कुछ चेंज नजर आया दोस्तों, क्योंकि कॉपर के सल्फर भी चिपक रहा था और ऑक्सीजन भी चिपक रहे थे। उधर गया तो दोस्तों मेरे को कॉपर के अंदर तो सल्फर चिपका मिला, न मेरे को ऑक्सीजन मिला। सल्फर दोस्तों कुछ भी करे, क्योंकि हमारे पॉइंटों में सल्फर नहीं आता है, इसीलिए हम सल्फर की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ऑक्सीजन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन पहले कॉपर के पास था और 4 ऑक्सीजन थे, किंतु इधर गया तो मेरे को कॉपर के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं मिला, अर्थात चारों के चारों ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल गए। और ऑक्सीजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का हटना आप किसमें बोल रहे हो दोस्तों? इसमें बढ़ना आ रहा है तो दूसरे में हटना आ रहा था। तो इसमें ऑक्सीजन
निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपचयन, जो मैंने आपको इधर लिख रखा था। ऑक्सीजन निकल रहा है तो आप इसे क्या बोलोगे दोस्तों, अपचयन। कॉपर की छाती पे बैठ के हम चेक कर चुके हैं दोस्तों। अगली बारी किसकी है, आयरन की। आयरन दोस्तों इधर कहीं है क्या, तो सर यहां पर अपने को आयरन दिख रहा है और इसकी छाती पे बैठते हुए अपन इधर की ओर चलेंगे, इधर से उधर की ओर। जैसे दोस्तों हमने इस आयरन को गौर करके देखा तो इस आयरन के न तो इधर और न इधर दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, जबकि इस आयरन की तरफ देखा तो यहाँ सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। सल्फर तो हमारी परिभाषा में नहीं आता है, किंतु ऑक्सीजन हमारी परिभाषा में आता है। इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन आने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, उपचयन। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात कुछ समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये ऐसा उदाहरण है जिसमें मैंने जानबूझ करके दोनों पॉइंटों को एक साथ मिक्स कर दिया, क्योंकि दोस्तों उपचयन का उदाहरण अपन ने ऑलरेडी इधर लिख रखा था। मैं चाहता तो इसी के अंदर ही अभी और उदाहरण ऐड कर सकता था, किंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी है जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। तो ऐसे भी क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तो आता ही है, अपचयन तो आता ही है, किंतु कभी कभी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो ऐसे विक्रियाओं को अपन अभी बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो अपन आगे जाकर के सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे बताने का मकसद है दोस्तों कि आपको अपनी बात को ध्यान रखते हुए चलना है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपका आंसर ऑटोमेटिक एक जैसा आएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों को लगाने के बाद तीसरा और बचता है सल्फर। जब बेचारे को दोनों को लगा चुके हैं तो इसको क्यों छोड़े। तो यहां मैं सल्फर के बारे में बात करूं तो दोस्तों सल्फर एक तो इधर है, तो यहां से बैठते हुए दोस्तों अपन इसकी छाती पे इधर जाकर के बैठेंगे। सल्फर के पड़ोस में कॉपर है, किंतु कॉपर हमारी परिभाषा में नहीं आता है तो हम ध्यान नहीं देंगे। सल्फर के पड़ोस में दोस्तों ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है, किंतु इधर गया तो सल्फर के पास वापस 4 ही ऑक्सीजन है, अर्थात ऑक्सीजन न तो कम हुए और न ही ज्यादा हुए। और कम ज्यादा अगर नहीं होते हैं, चेंज नहीं होता है, तो वो पॉइंट हमारे काम का नहीं है। तो अर्थात सल्फर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक में बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपको और देकर के चलता हूं, जो आपके पार्ट नंबर 4 में काम आएगा। CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2, इसको बोलते हैं दोस्तों मेथेन, बायोगैस, दलदली गैस, गोबर गैस। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अर्थात जब मेथेन गैस को जलाते हैं, सीएनजी गैस को जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। तो जो अपने सीएनजी की गाड़ियां होती है, तो जब ये चलती हैं तो इनके धुएं से, इसके धुएं वाले हिस्से से बूंद बूंद करके पानी बाहर निकलता है, क्योंकि अभिक्रिया में पानी का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि क्या सर इसको भी मैं इस प्रकार की अभिक्रिया बोल सकता हूं क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो अपने को पहले ये देखना है दोस्तों कि क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो अपन ने जैसे इसको ध्यान से देखा तो तीर का निशान आ रहा है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी बात अपने को क्या ध्यान रखनी है दोस्तों कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट लगेगा। तो जैसे पहला पॉइंट है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मैंने इसमें देखा तो मेरे को नजर आ गया, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन वाला पॉइंट लग सकता है, लगेगा। किंतु दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं दोस्तों, और इसमें H भी नजर आ रहा है, अर्थात इसमें दूसरा पॉइंट भी लगेगा। मैंने दोस्तों जानबूझ करके इस उदाहरण को यहाँ पर लिखा है केवल ये दिखाने के लिए कि अगर आपने साइंस में किसी भी नियम में या किसी भी बात को सही तरीके से लागू किया है तो आप इसे किसी भी प्रकार से सोल्व करें, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों ऑक्सीजन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है, लेकिन 2 बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली बात, कभी भी
किसी भी अभिक्रिया में कितने ही पॉइंट आपको मिले, लेकिन आपको आंसर हमेशा किससे देना है? ऑक्सीजन से। ये बात दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आंसर तो ऑक्सीजन के अलावा और पॉइंटों से भी आएंगे, किंतु आपके गलती होने के चांस बढ़ सकते हैं, कंफ्यूज होने के चांस बढ़ सकते हैं। किंतु यदि आपने ऑक्सीजन से आंसर दिया है तो आपकी इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। इसीलिए आप हमेशा किसको सेलेक्ट करोगे? ऑक्सीजन को। और दूसरी बात आपको दोस्तों क्या याद रखनी है कि आपको बातों के बारे में उल्टी पुल्टी लाइनें नहीं बोलनी है। जिस स्टेप को फॉलो करते हुए अपन आंसर देते हैं, आप उसी स्टेप के बारे में जानकारी लेंगे, बाकियों को इग्नोर करते हुए चलेंगे। जैसे इसमें इन दोनों पॉइंटों का कोई काम नहीं है तो आप इन दोनों पॉइंटों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर काम है तो इन दोनों पॉइंटों को अपन यहाँ पर लागू करेंगे। लेकिन अपन एक बार में दोस्तों एक ही पॉइंट का उपयोग करेंगे। जैसे मैं दोनों से समझाता हूं, लेकिन अगर गलती नहीं होगी तो आंसर एक ही आएगा, और अगर गलती होगी तो आंसर अलग अलग आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखें बात क्या थी दोस्तों कि जिस पॉइंट को आप लगा रहे हो उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी की छाती पर आपको बैठना है। आपने पहले से सेलेक्ट कर लिया किसको लगाना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी की छाती पर आपको बैठना है। तो O को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एक तो H है और बाकी एक C है। इसको छोड़ दिया जाए तो एक तो ये है और एक ये है। अब इसमें से दोस्तों इसमें मैं किसको पकड़ता हूं दोस्तों? कार्बन को, क्योंकि मेरे को दोनों पॉइंट यहां पर लागू करने हैं। कार्बन को दोस्तों पकड़ते हैं और कार्बन को पकड़ करके अपन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दोस्तों कार्बन की छाती पर अपन यहां पर बैठ जाते हैं और यहां से होते हुए इधर उसी कार्बन की छाती पर चलते हैं। इस वाले कार्बन में कोई फर्क है क्या दोस्तों? तो ऑक्सीजन कहता है कि इधर मैं इसके पास बिल्कुल भी नहीं हूं, अर्थात कार्बन कहता है कि भाई साहब मेरे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। किंतु इधर से इधर गए तो कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, मतलब इधर ऑक्सीजन नहीं थी, इधर ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन होने का मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीकरण। मेरे हिसाब से दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। ऑक्सीजन जुड़ रही है, इस वजह से अपन ने इसे क्या बोल दिया? ऑक्सीकरण। अब अपन सोचें कि सर ये तो ऑक्सीजन वाले पॉइंट से आंसर आया है, अगर अपन हाइड्रोजन वाले पॉइंट से आंसर देने की कोशिश करें तो दोस्तों कोशिश करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन वाले पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो फिर O की तरफ ध्यान नहीं दोगे। अर्थात हमारे को यही याद रखना है, जिस पॉइंट को लगा रहे हो उसको छोड़ करके बाकी की छाती पर बैठना है। इसको लगा रहे हैं तो अब इसकी छाती पर नहीं बैठेंगे, C की छाती पर बैठेंगे और इस C की छाती पर बैठते हुए इधर की ओर चलेंगे। पहले हम देख रहे थे दोस्तों ऑक्सीजन की, अब हम देखेंगे दोस्तों हाइड्रोजन की। पहले यहां पर O नहीं था, यहां पर O आ गया था, तो आप इसे क्या बोल रहे हो? ऑक्सीकरण। अब यहां पर बोल रहे हैं H की, तो यहां पर H है, कार्बन के H चिपक रहा है, इधर गए तो कार्बन के H नहीं चिपक रहा है, मतलब हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन निकल गए, तो हाइड्रोजन का निकलना फिर क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। मतलब आप चाहे हाइड्रोजन वाले पॉइंट से आंसर दो या आप चाहे ऑक्सीकरण वाले पॉइंट से आंसर दो, अगर आपने गलती नहीं की है तो दोनों समय आपका आंसर एक जैसा आएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके बात समझ में आ गई होगी। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताने के लिए आपके पास कुल कितने पॉइंटों का उपयोग होगा? तो आपके पास कुल 4 पॉइंटों का उपयोग होगा। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन का योग होना या ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का निकलना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों धनावेश का बढ़ना। चौथा पॉइंट है ऋणावेश का घटना। इन चारों पॉइंटों का उपयोग करके दोस्तों अपन आंसर देंगे। और एक और अभिक्रिया के बारे में मैं बात करता हूं, N2NH3 और ये हो जाएगी
N2+H2। अर्थात अमोनिया जब टूटती है तो इस प्रकार टूटती है। इस अभिक्रिया के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, अपन ने इसके पहले ही बात कर ली थी कि यदि तीर का निशान आ रहा हो तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। तीर का निशान 1 भी हो सकता है और तीर का निशान 2 भी हो सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है तो क्या इसमें पॉइंट लगेंगे क्या? तो ऑक्सीजन वाला पॉइंट अब इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा है, किंतु इसमें हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो इसमें हाइड्रोजन वाला पॉइंट लगेगा और हाइड्रोजन वाला पॉइंट लगा करके आप आंसर दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ आपको याद हो चुका होगा और अपन इसकी अभिक्रिया के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसे दोस्तों लिख लीजिए। उधर वाली चीज मैंने मिटा दी है क्योंकि उदाहरण उसमें आ गए हैं। इनके उल्टे पॉइंट करेंगे या इन पॉइंटों को उल्टा करेंगे तो आपको उधर किसके पॉइंट मिलेंगे दोस्तों? अपचयन के। अपचयन का दूसरा नाम दोस्तों अवकरण भी कह सकते हैं और उसको अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन भी बोलते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों आपने लिख लिया होगा तो आपके नोट्स के रूप में तैयार हो गए दोस्तों। अब अपन इनके उदाहरणों की बात करते हैं कि इन उदाहरणों के द्वारा हम किस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों उदाहरण के बारे में बात करते हैं और इन उदाहरणों को दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और आपके हर समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला उदाहरण दोस्तों Na+O2 और इससे बन जाएगा Na2O। दूसरा उदाहरण दोस्तों Mg+HCl MgCl2+H2। तीसरा उदाहरण Zn+H2SO4 ZnSO4+H2। चौथा उदाहरण CaCO3, जब अपन इसको गर्म करेंगे तो ये CaO और CO2 में टूट जाएगा। पांचवा उदाहरण ZnCO3, जब अपन इसे गर्म करेंगे तो ये ZnO+CO2 में टूट जाएगा। जब अपन दोस्तों इस पाठ को आगे की ओर ले जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के प्रकार मिलेंगे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया आती है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया आती है, विस्थापन आती है, द्विविस्थापन आती है, अवक्षेपण आती है, उष्माक्षेपी आती है, उष्माशोषी आते हैं। उन अभिक्रियाओं के प्रकार में अपन इन उदाहरणों को वापस लिखेंगे दोस्तों। तो वो एक अपना अलग टॉपिक है। अपन यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन को देख रहे हैं। छठवां पॉइंट दोस्तों, छठवां उदाहरण दोस्तों N2+H2 NH3। पहले वाला उदाहरण अलग था दोस्तों, ये वाला उदाहरण अलग है।
यहाँ पर आप दोस्तों एक चीज की और प्रैक्टिस रखेंगे कि यदि आप अभिक्रियाओं को संतुलित करते हुए चलेंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण वाला टॉपिक भी अपने साथ के साथ प्रैक्टिस में चलता हुआ चलेगा, क्योंकि उसका प्रश्न भी दोस्तों हर बार आता है और उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी ताकि आपको डिटेल से उसमें समझा दिया जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण है दोस्तों जिसका आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर लिखना है। ये वही अभिक्रियाएं हैं दोस्तों जो अपने 10th क्लास की किताब में है, तो आपको इन सारी अभिक्रियाओं के ऑक्सीकरण और अपक्षय निकालना आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते दोस्तों कि सर हमारे तो 4 ही उदाहरण है तो हम 4 ही पढ़े। दोस्तों ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि अपक्षय ऑक्सीकरण में अगर 4 उदाहरण है तो पेपर में 4 ही आएंगे। किताब की कोई सी भी अभिक्रिया का उदाहरण आपको प्रश्न के रूप में दिया जा सकता है। तो एक एक नंबर दोस्तों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सारे उदाहरणों की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगले उदाहरण की अपन बात करते हैं दोस्तों। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। ये आपके भारी पड़ जाएगा दोस्तों, आप इसको हटा दे सकते हैं। पहले आप दोस्तों इन उदाहरणों को सोल्व करेंगे, वो PbNO3 वाला उदाहरण में आपको यहीं पर ही सामने करवा करके बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसमें संतुलित करना और उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपक्षय अभिक्रिया चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको मैं उसको यहाँ पर खुद सोल्व करके दिखाऊंगा दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप अपने डाउट इस जगह पर आकर के दूर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।